Let us start with the another clip for insolvency, bankruptcy code 2016. हमने प्रीवियस में किया था रिजोल्यूशन प्लान के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान क्या हो गया है, आपका रिजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया. सीओसी ने अप्रूव किया था प्लान, सीओसी ने 66% से अप्रूव किया किसी प्लान को. सीओसी ने उस प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजा. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके प्लान को कैंसिल करती है, रिजेक्ट करती है, तो इनिशिएट होता है आपका लिक्विडेशन के प्रोसीडिंग्स. और कोई रीज़न जिससे लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकते हैं, तो बिल्कुल रीज़न है जिससे क्या हो सकते हैं, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकते हैं, जो दिए हमको सेक्शन नंबर 33 में. सबसे पहला रीज़न जो है कि अगर आपने एक प्लान सबमिट किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द प्लान, तो वो प्लान रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्ट होते से ही इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगी. सेकंड, आपने प्लान सबमिट किया, प्लान एक्सेप्ट भी किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने. आपने प्लान को सबमिट किया, आपके सबमिशन के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उस प्लान को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में कंट्रावेंशन कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर, उस रिजोल्यूशन प्लान में जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में कोई कंट्रावेंशन कर रहा है, तो अगर एप्लीकेशन कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसे लगता है कि ये कॉन्ट्रावेंशन उसको हार्मफुल है, या फिर किसी और पर्सन ने नोटिस किया कि कॉर्पोरेट डेटर क्या करता है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है रिजोल्यूशन प्लान के साथ, तो वो एप्लीकेशन करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनका क्या कर लीजिए, आप इनको तो लिक्विडेट कर लीजिए इस कॉर्पोरेट डेटर को, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रावेनिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान. ये दो रीज़न हो गए. थर्ड रीज़न, रिजोल्यूशन प्लान बन ही रहा था. रिजोल्यूशन प्लान बनाते बनाते जो भी रिजोल्यूशन प्लान बनाए थे, जो भी क्रेडिटर्स थे, वेदर ऑपरेशनल क्रेडिटर, वेदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इस कॉर्पोरेट डेटर का एक बेस्ट सूटेबल रिजोल्यूशन प्लान तो बन ही नहीं सकता है. तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में ये लोग क्या करते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग बुला के 66% वोटिंग करते हैं, और 66% की अगर फेवरेबल वोटिंग आती है तो ये डिसाइड करते हैं कि इस कॉर्पोरेट डेटा का कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन सकता है, तो हमें डायरेक्टली इसको लिक्विडेट करवाना है. और ये चीज़, ये डिसीजन किसके पास दे देते हैं, वो लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सेंड कर देते हैं. तीन चीज़, आपका प्लान गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका प्लान गया, प्लान एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्ट्रावेंशन हुआ, और आपका प्लान ही नहीं बन पाया. ये तीन रीज़न हो गए. फोर्थ रीज़न ये है कि आपको बोला था क्या कि 180 डेज़ में क्या करना, इंसॉल्वेंसी आपका क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का एक पीरियड होता है. इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का क्या होता है, पीरियड होता है. ये पीरियड अगर एक्सपायर हो गया है, तो आपने इस पीरियड के एक्सपायर होने तक आपने क्या नहीं किया, कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं दिया, तो भी आपका क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा लिक्विडेशन. इसी के बाद लिखा है मैक्सिमम पीरियड परमिटेड फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एक्सपायर्ड. मैक्सिमम टाइम आपको जो परमिट किया था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का, वो भी एक्सपायर हो गया, तो भी क्या होगा, आपका लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगा. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. दोनों में फ़र्क क्या है, एक जगह बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड की एक्सपायर हो गई, और दूसरी जगह बोल रहे हैं मैक्सिमम टाइम दैट इज़ अलाउड फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो एक्सपायर हो गया. तो डिफरेंस क्या है CIRP और IRP के अंदर. तो हम बोल रहे हैं कि CIRP मतलब जहाँ पे आपको 90 डेज़ का और एक्सटेंशन मिल जाता है, और जब आपको 90 डेज़ का एक्सटेंशन नहीं मिला, मतलब सिर्फ 180 डेज़ में आपको प्लानिंग देनी थी, तो वो होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड. वो क्या होता है आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, वहाँ 180 डेज़ है, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं, तो आप लिखेंगे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, और अगर एक्सटेंशन मिलता है तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड वर्ड लिखाता है. इसके अलावा आपका फास्ट ट्रैक क्या हो रहा था, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था. CIRP आपका फास्ट ट्रैक था. कुछ छोटी कंपनी होती है जिनके लिए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है. तो अगर उनका फास्ट ट्रैक हो रहा है और उनका 90 डेज़ में कंप्लीशन हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सटेंशन 45 डेज़ का मिलता है, इस टाइम पीरियड में अगर आपका CIRP कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब भी लिक्विडेशन इनिशिएट कर दी जाती है. सो दिस आर द रीजंस. जब
जब आपका लिक्विडेशन इनिशिएट होता है गिवन इन सेक्शन नंबर 33। जैसे ही लिक्विडेशन इनिशिएट हो जाएगा आपको लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाएगा, तो ऑर्डर जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया कि आपका लिक्विडेशन होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर, तो आपको लिक्विडेशन ऑर्डर आते से ही एक पब्लिक नोटिस जाएगा। पब्लिक में अनाउंस करना होगा कि इस कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन हो रहा है, और जिस अथॉरिटी के अंदर ये रजिस्टर्ड है कॉर्पोरेट डेटर, माई कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर्ड अंडर वॉट एवर अथॉरिटी, तो वहाँ पे भी क्या करना होगा, ये ऑर्डर पहुँचाना होगा कि भाई ये फ़लाना फ़लाना कंपनी है ये, या फिर ये फ़लाना फ़लाना आपका कॉर्पोरेट डेटर है जो क्या होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है। तो उस अथॉरिटी तक भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। वॉट आर द इफ़ेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर, ये लिक्विडेशन के ऑर्डर आने से होगा क्या कोई इफ़ेक्ट होने वाला है? बिल्कुल। जब ये लिक्विडेशन का ऑर्डर आता है तो कॉर्पोरेट डेटर, ध्यान से सुनना, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो भी सूट चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट जो भी सूट, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, वो क्या हो जाएंगी, स्टे पे चली जाएंगी। अब उन्हें रोक दिया जाएगा। क्या कॉर्पोरेट डेटर किसी के अगेंस्ट अभी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, स्यू कर सकता है? बिल्कुल। कॉर्पोरेट डेटर को अगर लगता है कि किसी के अगेंस्ट स्यू करना है, प्रोसीडिंग करना है, तो लिक्विडेटर कर पाएगा, कॉर्पोरेट डेटर नहीं कर पाएगा। लिक्विडेटर कर सकता है, लेकिन लिक्विडेटर को प्रायर अप्रूवल लेना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। तो लिक्विडेटर पहले अप्रूवल लेगा किसका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, और एडजुडिकेटिंग के अप्रूवल के बाद ही वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है किसी और के अगेंस्ट। जैसे ही हमारा लिक्विडेशन का ऑर्डर आएगा तो जितने भी वर्कमैन हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, उन सब की ड्यूटी डिस्चार्ज हो जाती है। दिस इज़ अगेन द इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर। हाँ, लिक्विडेशन ऑर्डर आने से स्यू जितने भी आपके अगेंस्ट हुए हैं वो स्टे पे जाएंगे। आप किसी और को स्यू कर सकते हो, लेकिन एडजुडिकेटिंग की परमिशन लेनी होगी। और थर्ड इफेक्ट जो है लिक्विडेशन ऑर्डर का वो ये है कि जो भी वर्कमैन है, जो भी एम्प्लॉई है, जो भी ऑफिसर्स हैं, उन सब की ड्यूटी डिस्चार्ज हो जाएगी लिक्विडेटर के आने से ही। लेकिन अगर लिक्विडेटर को लगता है कि ये लिक्विडेशन के बेनिफिट में है कि बिज़नेस को कुछ टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए, लिक्विडेशन जब तक प्रोसेस चल रही है तब तक बिज़नेस कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर कोई इवेंट बेस्ड बिज़नेस कंटिन्यू होना चाहिए, तो लिक्विडेशन के बेनिफिट के लिए लिक्विडेटर बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये है इस चीज़ का, बेनिफिशियल लिक्विडेशन के लिए जब आप बिज़नेस को कंटिन्यू करते हो उसका एग्जाम्पल ये है। सपोज़ करो मेरा जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने एक क्या करा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी से, कि जो भी बायर है सपोज़ करो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर लिक्विडेटर 70% तक ही हमें कभी काम करके देगा तो उसे सिर्फ 8 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइडेड है कि अगर आप 70% तक हमें वर्क करके दोगे तो आपको सिर्फ 8 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। वहीं अगर आप क्या करते हैं, हमें ओवरऑल 100% वर्क कंप्लीट करके देंगे तो आपको पूरे क्या मिलेंगे, ओवरऑल 29 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। ऐसी एक एग्जांपल ये है कि उसको 29 करोड़ मिलेंगे अगर 100% वर्क कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली लिक्विडेटर क्या बोलेगा, 70% पे सिर्फ 1 करोड़, 8 आई एम सेइंग, ओके, तो 70% अगर वर्क कंप्लीट कर रहा है तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वहीं अगर 100% वर्किंग हो जाती है एड ऑन 21 करोड़ मिल जाएंगे जो बेनिफिशियल होंगे फॉर द लिक्विडेशन। तो ऐसे केस में हमारा लिक्विडेटर बिजनेस को कुछ टाइम के लिए क्या करवा सकता है, कंटिन्यू करवा सकता है। अब इसके बाद बात क्या आती है, इसके बाद हमारी बात आती है लिक्विडेटर होगा कौन। लिक्विडेशन की प्रोसेस इनिशिएट हुई, वैलिड। लिक्विडेटर कौन हो सकता है, तो सबसे पहले लिक्विडेटर या तो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही होगा, मतलब ये कि जो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था वही आपका लिक्विडेटर होगा। लेकिन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बाकायदा रिटर्न कंसेंट देगा। क्या देगा रिटर्न कंसेंट कि यस एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मैं एग्री करता हूँ कि मैं लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट होना चाहता हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी खुद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले कि हमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसे लिक्विडेटर नहीं बनाना, उसे रिप्लेस करना है। अब रिप्लेसमेंट करने के लिए 3 केसेस हो सकते हैं, कोई भी एक केस अगर ऐसा निकला तो उसे रिप्लेस किया जाएगा। पहला केस क्या है कि ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने रिजोल्यूशन प्लान
क्या किया, सीओसी के सामने रखा, सीओसी ने उसको क्या किया, 66% पे उस रेजोल्यूशन प्लान को एडमिट कर लिया। देखो जब तक आप पिछला ऑडियो नहीं सुनोगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाला, तो आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इट इज़ वेल एंड गुड टू लिसन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ताकि वो चीज़ें रेजोल्यूशन प्लान वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसने क्या किया, सबमिट किया। क्या सबमिट किया इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रेजोल्यूशन प्लान क्या किया, पहले चेक किया। 10-15 रेजोल्यूशन प्लान आए थे, जो उसको एक अच्छा प्लान लगा, उसने क्या किया, सीओसी के सामने वो अच्छे अच्छे प्लान क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए, और सीओसी ने 66 वोटिंग से एक प्लान एक्सेप्ट कर लिया। अब ये प्लान जाएगा किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक्सेप्ट होने के लिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? रिजेक्ट इस ग्राउंड पे हुआ कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ये ड्यूटी होती है कि वो चेक करें कि क्या रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 2 की सारी कंडीशंस कंप्लाई करता है। अगर करता है तो ही इस रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, सीओसी में भी, सीओसी की मीटिंग में भी। पर ये कंप्लाइंस अगर नहीं हुआ है और फिर भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सीओसी की मीटिंग में इस प्लान को रखा, इस प्लान को रखने के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा। इस केस में इन्हें रिप्लेस करने का बोल सकता है कौन, हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। दूसरा केस ये है कि हमारा ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसने रिटर्न कंसेंट ही नहीं दिया। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या नहीं दिया, रिटर्न कंसेंट नहीं दिया, या फिर खुद बोर्ड बोल रहा है कि मुझे इसे अपॉइंट नहीं करवाना है, इसको रिप्लेस करो। बोर्ड ने खुद ने बोला, IBBI बोर्ड जो है वो खुद बोल रहा है कि मुझे ये पुराना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज ए लिक्विडेटर नहीं चाहिए, तो या आप क्या करिए, इसे रिप्लेस कीजिए। तो 3 केसेस, या तो रिटर्न कंसेंट नहीं देता, या बोर्ड बोलता है इसे रिप्लेस करने के लिए, या फिर जो रेजोल्यूशन प्लान दिया था हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, उससे रिजेक्ट किया गया। और ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ये है कि इसने 30 सबसेक्शन 2 के कंडीशन कंप्लाई हुए या नहीं हुए रेजोल्यूशन प्लान में, उसे ही ढंग से नहीं देखा है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको बोलेगा, बोर्ड को बोलेगा कि आपको रिप्लेस कराना है, तो आप प्लीज़ हमें क्या करिए, प्रपोज कीजिए कि किससे हम क्या कर सकते हैं, अब लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो बोर्ड तो सारे अथॉरिटीज़ को रेगुलेट कर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को भी वही देखता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी वही देखता है। तो उनके पास तो एक लिस्ट होगी अलग अलग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, तो उसमें से एक वो बता देगा कि किसे लिक्विडेटर बनाया जा सकता है विदिन 10 डेज। 10 दिन के अंदर किसको बताना होगा, बोर्ड को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना होगा कि किसे लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, और उसके बाद उसे एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मेरा लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो जो भी मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो भी मेरे की मैनेजरल पर्सनल है, जो भी मेरे क्या है पार्टनर्स हैं, कॉर्पोरेट डेटर मतलब कॉर्पोरेट डेटर के जो पार्टनर है, की मैनेजरल पर्सनल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सब के पावर्स ख़त्म, सारे के सारे पावर्स लिक्विडेटर के पास चले जाएंगे। फिर इसके बाद डिसाइड होती है लिक्विडेटर की फ़ीस। तो लिक्विडेटर की फ़ीस पे कौन करेगा, तो लिक्विडेशन ईस्टेट जो होता है, ईस्टेट मतलब लिक्विडेशन के लिए जितनी असेट्स मेरे पास है उसको बेच के जो भी कैश रियलाइज़ होगा, उसी में से मुझे लिक्विडेटर की फ़ीस भरनी है। मतलब कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेशन ईस्टेट्स में से क्या करना होता है, लिक्विडेटर की फ़ीस सब देनी पड़ती है। फीस कैसे डिसाइड होगी, तो फीस डिसाइड होगी इन प्रपोर्शन टू लिक्विडेशन ईस्टेट असेट। लिक्विडेशन ईस्टेट असेट के प्रपोर्शन में फीस डिसाइड होती है। नाउ व्हाट इज़ लिक्विडेशन ईस्टेट असेट, तो सपोज करो कि 3 लिक्विडेटर हैं, ABC लिक्विडेटर हैं अलग अलग कंपनी में, A किसी और कंपनी का लिक्विडेटर है, B किसी और कंपनी का लिक्विडेटर है, C किसी और कंपनी का लिक्विडेटर है। एक कंपनी में जितनी टोटल असेट्स हैं, जिसे हम लिक्विडेशन ईस्टेट बोल रहे हैं, सपोज करो 500 करोड़ बेच के उसको क्या करना है, लिक्विडेशन कराना है। बी कंपनी में जो लिक्विडेटर है उसे 1500 करोड़ के असेट्स दे के लिक्विडेशन कराना है। वहीं सी कंपनी में जो लिक्विडेटर है उसे 22,000 करोड़ की असेट्स को सेल आउट करके लिक्विडेशन कराना है। ऑब्वियसली ज़्यादा काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, जिसको 22,000 के असेट्स को लिक्विडेट करवा के फिर लिक्विडेशन प्रोसीड करना है। इसका मतलब
हमारा जो फीस है लिक्विडेटर का वो डिसाइड होगा लिक्विडेशन ईस्टेट के प्रपोर्शन में। किसके प्रपोर्शन में? लिक्विडेशन ईस्टेट के प्रपोर्शन में डिसाइड होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल है। क्या है? तो कुछ पावर दे के रखी हैं। किसको? पावर्स एंड ड्यूटी किसको दे के रखी हैं? लिक्विडेटर को दे के रखी हैं, जो सेक्शन नंबर 35 में। 34 अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर की बात करता है, फीस ऑफ लिक्विडेटर की बात करता है। वहीं सेक्शन नंबर 35 मेरा पावर्स एंड ड्यूटी किसकी बोलता है? लिक्विडेटर की। तो सिंपल सी बात है, लिक्विडेटर क्लेम इनवाइट करेगा, क्लेम सेटल करेगा, पेमेंट करेगा क्रेडिटर को, क्लेम का वेरिफिकेशन करेगा, सारी की सारी एसेट्स लिक्विडेटर की कस्टडी में जाएगी। लिक्विडेटर उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करेगा असेट्स को। असेट्स का वैल्यूएशन लिक्विडेटर देखेगा। कोई अगर प्रोसीडिंग कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट चल रही है तो उसका क्या, किस स्टेज तक पहुंची है, उसमें क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें लिक्विडेटर देखेगा। लिक्विडेटर को लगता है बेनिफिशियल लिक्विडेशन के लिए किसी बिजनेस को कुछ टाइम कंटिन्यू करना है तो वो डिसाइड लिक्विडेटर करेगा। लिक्विडेटर वो सारी स्टेप्स ले सकता है किसी डिजीज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा रिकवर करने के लिए। किसी डिजीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा रिकवर करना है तो लिक्विडेटर क्या कर सकता है? सारी स्टेप्स जो उसे नेसेसरी लगती है वो ले सकता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजीज कॉन्ट्रीब्यूटरी? एक कंपनी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक कंपनी है लिक्विडेशन में जा रही है। कंपनी कहाँ जा रही है? लिक्विडेट होने वाली है। इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है, कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके अनपेड कॉल बचे हैं, कुछ कॉल है, शेयर वगैरह है, तो अनपेड शेयर्स हैं। तो अनपेड शेयर के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या किया? कॉल कर लिया मनी। सपोज करो कि 10 रुपये के शेयर्स है, 6 रुपये सब पे कर चुके, 4 अभी अनपेड कॉल हैं। अनपेड कॉल को कंपनी ने कॉल कर लिया। अब सपोज करो ये जो अनपेड कॉल किए गए हैं, इसमें से एक पर्सन ऐसा है जो अब नहीं रहा, ही इज़ नो मोर, और उसे भी 4 रुपये देने हैं, और उसके पास सपोज करो 10 लाख शेयर्स हैं। 10 लाख शेयर्स है, 4 रुपीज़ के हिसाब से उसको देने। कैसे रिकवर करें उससे? तो ऑब्वियस है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे रिकवरी होगी, और कैसे रिकवरी करना है ये लिक्विडेटर नेसेसरी स्टेप्स लेके डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटी क्या है? इसके अलावा लिक्विडेटर की पावर ड्यूटी है कि वो किसी प्रोफेशनल का असिस्टेंस मतलब हेल्प लेना चाहता है, ले सकता है। किसी के अगेंस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करना है, एंडोर्स करना है, एक्सेप्ट कराना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है लिक्विडेटर। तो क्लेम इनवाइट करना, सेटल करना, पेमेंट करना, वेरिफिकेशन करना, एसेट्स की कस्टडी लेना, एसेट को वैल्यू करना, एसेट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना, बेनिफिशियल लिक्विडेशन करवाना। उसके अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करना, ये इसका काम है। डिजीज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी से कैसे पेमेंट लिया जाए, उसकी नेसेसरी स्टेप्स ये डिसाइड करेगा। किसी लीगल प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है या किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करनी है, ये सब मेरा लिक्विडेटर ही डिसाइड करता है। और लिक्विडेटर के ऊपर कौन है? इसका सीनियर कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो लिक्विडेटर की पावर्स को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। इसके अलावा लिक्विडेटर को एक पावर और है। लिक्विडेटर को लगता है किसी स्टेक होल्डर से मीटिंग करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेटर को क्या लगता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन किसी स्टेक होल्डर से उसे क्या करनी है? मीटिंग करनी है। तो वो लिक्विडेटर क्या कर सकता है? मीटिंग कर सकता है किसी स्टेक होल्डर से, लेकिन इस मीटिंग में जो भी डिसाइड हुआ हो वो बाइंडिंग नहीं होगा लिक्विडेटर पे। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी स्टेक होल्डर्स को लिक्विडेटर ने बुलाया, मीटिंग की लिक्विडेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिक्विडेशन के रिस्पेक्ट में जो भी मीटिंग में डिसाइड हुआ है स्टेक होल्डर्स के साथ, इट विल नेवर बी बाइंडिंग ऑन लिक्विडेटर। दूसरे स्टेक होल्डर्स को लगता है मीटिंग में क्या बातचीत हुई, हमें पता करना है, हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो लिक्विडेटर उन दूसरे स्टेक होल्डर्स को वो रिकॉर्ड दे सकता है। लेकिन अगर ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी ये रिकॉर्ड्स नहीं दिए जा सकते तो 7 डेज़ के अंदर विथ रीज़न दूसरे स्टेक होल्डर्स को लिक्विडेटर को ये बताना होगा कि क्या रीज़न है जिसके कारण वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं करा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिक्विडेशन। ये क्या है? तुम्हारा लिक्विडेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट
पार्ट इसी को ही अभी हम कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं छोटा सा एक आपको क्लिप दूंगी, ऑडियो क्लिप, दैट इज़ रिलेटेड टू लिक्विडेशन ई स्टेट। वो पूरा किससे रिलेटेड होगा, लिक्विडेशन ई स्टेट। और उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा एक और होगा ऑडियो क्लिप का, जो होगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून, ध्यान से ऑडियो भी अगर आप सुन लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी। क्लास वालों के लिए ये ऑडियो रिवीजन के लिए है, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी रीज़न से क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो दे कैन लिसन टू दिस ऑडियो। मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बस डिमांड क्या करते हैं, ऑडियो अगर आप किसी का सुन रहे हो तो फुल अटेंशन के साथ सुनोगे, तब आप समझ पाओगे। तो आपको ये चीज़ करते रहना होगी। एंड ऑल द बेस्ट। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट अभी ही शेयर करेंगे, जिसमें हम करेंगे ई स्टेट के बारे में। ओके।